नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम यहाँ पर कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए तैयारी, जिसमें हम पढ़ रहे थे मैथ। और मैथ में हमारा आज का चैप्टर है संख्या पद्धति। इसका पार्ट 1 है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको मैंने रिकॉर्ड किया है। तो पहला पार्ट है आज। तो आपको अगर डीएलएड की तैयारी करनी है तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत काम के हैं। जैसे पहला ही फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि a माइनस बी हो तो बीच में माइनस लग जाता है, कहाँ पर 2ab से पहले माइनस लग जाता है, बाकी सब जगह प्लस ही रहता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें ये हमें पता होनी चाहिए। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी यहाँ आता है और अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ध्यान रखना है इसको। अगला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, देखिए यहाँ पर माइनस बाहर आ गया और अंदर तीनों में प्लस है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये तो सिंपल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी आपका काम आ जाता है। कभी कभी आपको कोई एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी होगी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी होगी, आपसे ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू निकलवाई होती है। तो इस तरह से भी आप इसे कर लेते हैं। और एक फॉर्मूला ये वाला है, बहुत बड़ा फॉर्मूला वाला, जिसे हम कहते हैं बड़ा वाला फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब हम छोटी छोटी क्लास में पढ़ते थे, यानी 9th-10th में, तो भी फॉर्मूला आता था, बहुत बड़ा लगता था। तो यहाँ पर अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर मैं जीरो कर दूँ तो ये जीरो की गुणा आगे आगे भी होगी, पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये 3abc बराबर में पहुँच जाता था। तो लिख देते थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इन फॉर्मूले पे देखो, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीका बनाया है, कुछ को मालूम भी होगा और कुछ को नहीं मालूम होगा, देखेंगे। अगर कहीं पर हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे में ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर, बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर, अगर ये पैटर्न बन रहा हो, ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ हमेशा प्लस का चिन्ह होगा अगर ये पैटर्न होगा। और नीचे वाला पैटर्न में देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे केवल ए और बी है, यानी दो संख्याओं की गुणा होगी। ए और बी का मतलब दो संख्याएं होंगी अलग अलग टाइप की, तो यहाँ पर हमेशा माइनस होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एक जगह प्लस होगा, एक जगह क्या होगा, माइनस होगा। तो जहाँ पर प्लस वाला होगा वहाँ पर आपका उत्तर आएगा 2, चाहे कोई भी संख्या लिखी हो, और जहाँ माइनस होगा वहाँ पर उत्तर आएगा 4, चाहे कोई भी संख्या लिखी हो। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा साइड में मिटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक नंबर ऐसे ही ले लेते हैं, रैंडम कोई नंबर, जैसे ले लिया 25 प्लस 23 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 23 का होल स्क्वायर, तो बट्टे में होगा 25 इंटू 25 प्लस 23 इंटू 23। तो ये है पैटर्न, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में यहाँ पर प्लस आ रखा है, तो इसका मतलब इसका उत्तर 2 होगा। अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो नीचे ये 25 नहीं होता और ये 23 नहीं होता, केवल इतना होता 25 गुणा 23, तो यहाँ माइनस लगा होता, उस स्थिति में हमारा उत्तर क्या होता, 4 होता। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर इस पैटर्न पे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है, ऊपर अगर प्लस का निशान है तो आपका उत्तर 2 होगा और माइनस का निशान है तो उत्तर 4 होगा। हाँ, कभी कभी इससे पलट भी देते हैं, नीचे वाले नंबर ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाले नंबर नीचे लिख देते हैं, तो उस स्थिति में 1/2 हो जाएगा, और नीचे वाले में अगर पलटा है तो उस स्थिति में 1/4 हो जाएगा। वो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 3 बार गुणा कर रखी है अंकों की, तो हम इसे ए क्यूब बोल सकते हैं, और बी वाले अंकों को 3 बार गुणा करके तो बी क्यूब बोल सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर पैटर्न कहीं बन रहा है तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, प्लस पे बनेगा या फिर माइनस में बनेगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हम पे दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो अगर प्लस वाला पैटर्न है तो ऊपर का आप एक यहाँ से उठाओगे और एक यहाँ से उठाओगे, कोई सा भी उठा लीजिए, होंगे सब एक जैसे ही, उन दोनों को जोड़ दोगे, वही आपका उत्तर होगा। बस ये ध्यान रखना, ये क्यूब जो है यानी कि 3 बार जो गुणा है वो अंश में हो रही है या हर में हो रही है। अगर बट्टे में हो रही तो ये सब आंसर होगा 1/a प्लस बी, और अंश में है तो सीधे। ऐसे ही नीचे वाले में ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब हमें केवल दोनों संख्याओं को आपस में घटा देना है, a माइनस बी। a मतलब इन तीनों में से कोई सा भी a, b मतलब इन तीनों में से कोई सा भी b। और अगर ये नंबर पलटा हुआ है, मतलब नीचे की चीज़ ऊपर देखिए, ऊपर की चीज़ नीचे देखिए, तो आपका उत्तर भी 1 बट्टा करके आएगा, ये ध्यान देंगे। बढ़ते हैं आगे।
संख्याओं की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती रहती है, जहाँ तक आप गिनती कर सकते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्याओं की बात करें तो इसमें जीरो भी ऐड हो जाता है। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं था, पूर्ण संख्या में जीरो ऐड हो गया, यानी कि पूर्ण संख्या हमारी जीरो से स्टार्ट होंगी और अनंत तक ये भी चलेंगी। इसका आता है पूर्णांक। पूर्णांक में देखो क्या होता है, जीरो तो है ही, 1 2 3 4, देखो किसी के आगे प्लस लगाओ मत लगाओ, वो 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है। अगर हम जीरो से भी नीचे चले जाते हैं, यानी कि माइनस में चले जाते हैं, और तो वो हो जाता है पूर्णांक। ध्यान रखना, यानी माइनस वाली संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, प्लस वाली तो ऑलरेडी होती है। प्लस वाली संख्याएं तो पूर्णांक हैं ही हैं। तो मैं कह सकता हूं क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी, क्योंकि इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। क्या पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? हाँ जी, क्योंकि हाँ जीरो भी है, 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है। परंतु क्या पूर्णांक प्राकृतिक हो सकती हैं? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि माइनस वाले नंबर हो ही नहीं सकते प्राकृतिक। क्या पूर्णांक संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं? नहीं, यहाँ भी माइनस वाले नंबर हैं जो कि पूर्ण या फिर प्राकृतिक नहीं हो सकते, परंतु प्राकृतिक और पूर्ण दोनों के दोनों पूर्णांक के अंदर आ रही है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और यहाँ प्राकृतिक संख्याएं आपके आगे भी काम आएंगी, आपको मालूम है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा ही मैंने आगे भी इसमें दे रखा है। सम संख्याएं, सम संख्याएं आपकी 2 4 6 8 10 12 इस तरह से चलती हैं, 2 2 के गैप पे। विषम संख्याएं भी 2 के गैप पे होती हैं, 1 3 5 7 9 11। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, सम विषम 2 2 के गैप पे होती है, पर कौन सी सम है कौन सी विषम है ये आपको ध्यान देना। भाज्य संख्याएं, जो संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, जैसे 4। 4 किससे विभाजित हो जाता है? अन्य मतलब 2 से। खुद से तो हो ही रहा है, 1 से भी होगा, यहाँ पर अन्य का मतलब 1 नहीं लेंगे, किसी और संख्या से। स्वयं से तो विभाजित हर संख्या होती है, 1 से विभाजित हर संख्या होती है, किसी अन्य से विभाजित होना चाहिए। जैसे दूसरा नंबर पे 6, 6 किससे विभाजित हो जाता है? 3 से। अगला है 8, 8 तो 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है। 9 है, 9 भी 3 से हो जाता है, तो किसी अन्य से विभाजित होना जरूरी है। अभाज्य संख्या, जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, जैसे 2, 2 किसी और से विभाजित होगा? 2 तो खुद से विभाजित होगा 2 से, या फिर 1 से होगा, नहीं हो सकता ना। ऐसे ही 3, 3 भी किसी और से विभाजित नहीं होगा, खुद से होगा या 1 से होगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं है और ना ही भाज्य संख्या है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अभाज्य संख्याओं की गिनती, कभी कभी आता है 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं बताइए, या 20 से लेकर 80 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं ये बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक नंबर जैसा लिखा है 44 223 223 21। इस तरह से अगर आप इस नंबर को याद करेंगे तो आपका फायदा होगा। फायदा क्या है, जो पहला वाला 4 है ये 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है? केवल 4। दूसरा वाला जो 4 है वो 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? यहाँ पर भी 4। जो ये अगला 2 है ये 20 से लेकर 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है ये बता रहा है। ऐसे अगला वाला 2 30 से 40 बता रहा है, ये 3 जो है 40 से 50 बता रहा है, आगे 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से लेकर 100 तक, इसके बीच में केवल 97 होता है भाज्य, बाकी सब भाज्य होती है। तो मैंने आपको नंबर की तरह यहाँ पर एक लिख दिया है, इसको आप याद कर लेंगे 44 223 223 21। देखिए सिंपल है ना, और बाकी याद करने का पैटर्न तो आपका अपना भी हो सकता है, मैंने ये नंबर जिस तरह से लिखा है उस तरह से आपको यहाँ पर बता दिया। अब आपसे यहाँ पर पूछ लेता है कि भाई 1 से लेकर 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? तो ये तो 1 से लेकर 100 तक की पूरी बात हो रही है, तो सबको गिन लेंगे। अगर आप इन सबको गिनते हैं तो ये आता है आपके पास 25। 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितना आता है? 25। मैं इसको यहाँ देखिए मिटाते जाऊँगा क्योंकि पन्ना यहाँ पर छोटा ही है मोबाइल में, तो इसलिए मैं मिटाते जाऊँगा। अब यहाँ से पूछा 1 से लेकर 50 तक, तो आप कहिए 50 तक, यानी 10 20 30 40 50, यहीं तक की बात करिए केवल, इनको गिन लेंगे। 4 4 8 2 10 2 12 3 15, केवल 15 संख्याएं ऐसी हैं जो 50 से विभाज्य, वो 50 तक अभाज्य संख्या है। अब आपसे अगर बीच में पूछ लिया भाई 20 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है ये आप हमें बताइए, बीच में से पूछा, तो आप कहेंगे भाई 20 से पहले की तो चाहिए नहीं, शुरू वाली 10 तक की है नहीं चाहिए, अगली वाली 20 तक की है नहीं चाहिए, क्योंकि 20 के आगे चाहिए। ठीक है, कहाँ तक चाहिए? 70 तक। तो 20 से लेकर 30 वाला डब्बा ये हो गया, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, बस 70 हो गया, हमारा काम खत्म। लास्ट के भी नंबर हमें नहीं चाहिए। तो कितने नंबरों मैंने बोला गया? 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 2 11। आप इसको ऐसे गिन लेंगे, इस तरह से गिन के आपका ये काम चल जाएगा। ठीक है, एक और बता देता हूँ इसको मिटा के।
अगर यहाँ पर 20 से 70 की जगह मैं ले लेता हूँ 30 से लेकर 80 तक, ठीक है, इस बार मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 30 से लेकर 80 तक, तो आप कहेंगे भाई 30 से पहले पहले के नंबर हमें नहीं चाहिए, 0 से लेकर 10 वाला नहीं चाहिए, इसे क्रॉस कर देते हैं। 10 से 20 वाला भी नहीं चाहिए, 20 से 30 भी नहीं चाहिए। अब चाहिए 30 से 40, हाँ जी चाहिए, 40 से 50 चाहिए, 50 से 60 चाहिए, 60 से 70 चाहिए, 70 से 80 चाहिए, लास्ट के हमें फिर नहीं चाहिए। तो कितने बचे, जितने ये नंबर बचे इन सबको आप जोड़ लेंगे, 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12 नंबर आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं। तो ये नंबर मैंने आप क्लियर कर दिया है, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं अपने दिमाग में, या फिर कॉपी में कैसे भी आप इसको नोट कर सकते हैं, ये नंबर आपका बहुत काम आएगा। बढ़ते हैं आगे। परिमेय संख्या, जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी जा सके वो परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया 2/3, 5/7, ये परिमेय संख्या। इसके अलावा जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। अब जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने 3/4, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस तरह से ना लिख के मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया, जैसे मैं 3 को भाग करता हूँ 4 से, तो 4 से सीधे 3 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाऊंगा, 4 30 हो जाएगा, 4 7 28, बचेगा 2, और 2 4 5 20। या भी कह सकते हैं ऐसे अगर कोई नंबर और चल रहा है और स्टॉप हो गया यहाँ पर, तो ये परिमेय है, ये परिमेय नंबर है, ठीक है। परंतु अपरिमेय संख्या की अगर मैं परिभाषा देखूँ, जो संख्या भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सके, ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। जैसे मैंने लिख दिया 0.732585 डैश डैश डैश, मतलब आगे को ये चल रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। जहाँ पर भाग करते करते कभी खत्म नहीं होता, जिसका भाग होते ही रहता हमेशा, तो वो अशांत हुआ ना, क्योंकि शांति से मिली नहीं, तो वो अपरिमेय कहलाएगा। और इसके अलावा जैसे कि पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं आ रहा है, हाँ लगभग 22/7 आता है, परंतु 22/7 जब मैं बोलूँगा तो वो परिमेय की लिस्ट में पहुंच जाएगा। और पाई कहाँ है, अपरिमेय। इसके अलावा जितने भी अंडर रूट वाले नंबर हैं ये इस तरह से, या 5√2 लिख दूँ, या मैं जोड़ के लिख दूँ 3 + √5, कैसे भी, ये सब अपरिमेय हैं। पाई और जितने भी अंडर रूट वाली संख्याएं हैं जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते सीधे सीधे, जैसे अंडर रूट के अंदर का मैंने 4 लिख दिया, तो ये तो परिमेय है, क्योंकि अंडर रूट 4 का मतलब तो 2 होता है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। परंतु जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, सीधी बात अपने दिमाग में बैठा रहिए, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते वो अपरिमेय है, और जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं वो परिमेय है। बस सीधा सीधा अपने दिमाग में ये बैठा लिया, ठीक है ना। अशांत व अशांत भी छोड़िए भाई, जिसका आपका सॉल्यूशन लास्ट तक निकलेगा ही नहीं वो अपरिमेय, और जो रुक जाएगा स्टॉप हो जाएगा, जिसका सॉल्यूशन निकलेगा वो परिमेय। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने जो आपको प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या बताई थी, देखो उस पर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला है n × n+1/2। जैसे ही मैं इसमें सम लगा देता हूँ, n सम प्राकृतिक, तो नीचे वाला 2 हट जाता है, बचता केवल n × n+1। और जैसे ही मैं इसमें विषम लगा देता हूँ तो ये 1 भी हट जाता है, इसका मतलब n और n की गुणा करूंगा तो n²। ये आप याद कर सकते हैं, केवल पहला याद होना चाहिए, पहला वाला n × n+1/2, दूसरी बार में 2 हट जाएगा और तीसरी बार में 1 भी हट जाएगा और वो हो जाएगा n²। तो इस तरह से आप याद करते हैं। और इनके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। पहला है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए प्राकृतिक संख्या दे रखी है, फॉर्मूला क्या है, n × n+1/2। n की जगह कितना रखेंगे, 50, तो n की जगह रखें 50, अगली ब्रैकेट में 50 और 1 51, गुणा करके लिख दिया /2। 2 से आप काट सकते हैं 50 को 25 बार, और 25 की गुणा कर लेंगे 51 से, 25 कम 25 हाथ से लगा दो, 25 पंजे 125 और 2 127, 1275 यहाँ पर आपका उत्तर आ जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो भाई सम के लिए योग क्या था, n × n+1, n का मान 25 और ब्रैकेट में 25 और 1 26, 25 और 26 की गुणा कर दीजिए, 25 छक्का 150 होगा 0, हाथ से लगा 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 हो गया 65, ठीक है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। और ऐसे ही विषम वाला, प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो विषम का योग तो n² यानी कि 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900। तो ये सीधे सीधे आप फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर सकते हैं, पर फॉर्मूला आपको याद करना होगा। अगला पॉइंट है हमारा इकाई का अंक। देखिए कभी हमारे जो इकाई के अंक कभी भी आए
तो ज़्यादातर मैंने जो देखा है घात वाले आते हैं, ठीक है। तो आपको इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक ही देखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया 2 3 1 6, इसकी घात कुछ भी लिख दिया 4 2 1। आपको केवल ये जो लास्ट में है ये देखना है ब्रैकेट के अंदर, घात नहीं, घात की तो बात हम बाद में करेंगे, ये देखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर अंक क्या है वो डिपेंड करता है। अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो कुछ भी घात हो उसका उत्तर 0 ही आता है। 1 है तो कुछ भी घात हो 1 ही आता है। 5 है तो उसकी कुछ भी घात ले लो 5 ही आएगा। और 6 है, 6 की कोई सी घात ले लो 6 ही आएगा। तो 0 1 5 6 इनमें जो भी घात हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, उतना ही आता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी ले रखा है 240, यहाँ देखिए 0 है, इसकी घात कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक 0 आएगा। यहाँ 1 है, इसमें इकाई का अंक 1 ही आएगा। यहाँ 5 है, इकाई का अंक 5 ही आएगा। यहाँ 6 है, इकाई का अंक 6 ही आएगा। हमें घात भी देखनी नहीं है, ये चीज़ कह रहा हूँ मैं। आगे 4 और 9, अगर 4 की घात कोई सम संख्या है, जैसे 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, 16 में क्या आता है 6, तो हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। परंतु 4 की घात विषम संख्या है, 4 की घात 1 कर दूंगा तो 4 ही रहेगा। देखिए तो क्या आता है 4 आता है। मतलब 4 की घात कोई सम संख्या है तो आएगा 6, विषम संख्या है तो आएगा 4। ऐसे ही 9 में 9 की घात कोई सम संख्या तो आएगा 1, याद करने के 9 का स्क्वायर 81 का 1 आ जाता है। और विषम संख्या है तो 9 का 9 ही रहेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे इसके ऊपर ही मैंने क्वेश्चन लिया है, देखिए यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ भी 4 है। अब पहले वाले में 4 की घात सम संख्या है, कैसे देखो लास्ट में 4 लिखा है, 4 सम संख्या होता है तो यहाँ पर आएगा उत्तर 6। यहाँ 3 क्या है विषम है तो यहाँ पर उत्तर आएगा 4। ऐसे ही 9 में सम संख्या है, यहाँ पर सम संख्या मैंने बताया था 1, और देखिए विषम संख्या है 9 में, विषम संख्या में वापस 9, तो सीधे इस तरह से हो जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन बचे, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। यदि ये नंबर होते हैं तो हम घात को 4 से भाग करेंगे और शेष प्राप्त करेंगे। जैसे 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग भी क्या करना है, अगर कोई नंबर देखा घात में 2 3 4 तो आपको लास्ट के 2 अंक को भाग करना होता है, क्योंकि 4 का रूल ही यही होता है कि लास्ट के 2 अंक को भाग कर लो। अगर भाग जा रहा है तो 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा तो नहीं जा रहा तो नहीं कट रहा, सीधी बात। तो हम लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे और शेष प्राप्त करेंगे। और एक चीज़, या तो शेष आएगा 1, या आएगा 2, या आएगा 3, या फिर आएगा 0। यदि 0 आएगा तो हम उसकी जगह ले लेंगे 4, क्योंकि 0 से हमारा काम नहीं चलेगा, ध्यान रखेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2 है, घात में कितना है 134, ठीक है। तो 2 वाले के लिए कोई रूल तो है नहीं, हम 4 से भाग करेंगे 34 को, 4 4 8 32, यानी कि शेष बचेगा 2। तो यहाँ पर ये वाला 2 और घात वाला 2 ऐसे लिखनी है, 2 का स्क्वायर 4, इकाई का अंक 4। अगला 3 है, यहाँ भी 4 से भाग करेंगे, 13 चौको 52, शेष बचेगा 1, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर 3 लिखा तो मैं लिखूंगा 3 की घात 1, और 3 की घात 1 तो 3 ही होता है, 3 उत्तर आ गया। यहाँ पर 7 है, फिर 4 से भाग करूँगा, 4 दहाई 40, शेष बचेगा 1, यहाँ पर फिर 7 की घात 1 हो जाएगा और ये 7 ही रहेगा। अगले इसमें 20 है, 4 से भाग करता हूँ तो 4 पंजे 20 पूरा कट जा रहा है। तो मैंने कहा जब कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 शेष होगा तो हम 4 ही ले लेंगे। तो 8 की घात 4 लेना पड़ेगा मुझे, और 8 की घात 4 कितना होता है 8 8 64। देखो 8 की घात 4 को 2 बार कर लो, जो 8 का स्क्वायर कर लो, तो 8 8 64 1 आएगा, और 8 8 64 दोबारा आएगा, और 4 गुणा 4 फिर से, क्योंकि इकाई का मतलब इकाई का अंक देखना, फिर आपको फिर पूरे को गुणा नहीं करनी है। तो 4 का मतलब फिर से 4 चौको 16 का 6, केवल हासिल वाला हटा देना है आपको, जो इकाई आता है वही रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो ये हमारा आज का वीडियो में इकाई का अंक मैंने बता दिया आपको, और आपको क्या कहते हैं कुछ फॉर्मूला भी बता दिए हैं, उनके बेस पर किस तरह होंगे। और इसका पार्ट नंबर 2 कल को लेके आऊँगा मैं, उसमें जो बचा कुचा है वो इसमें आपको आ जाएगा। मैं इसमें पूरी मैथ नहीं करा रहा हूँ आपको, केवल डीएलएड के पर्पज़ से करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेवल नहीं आता, जितना आ रहा लगभग मैं उतना आपको करा रहा हूँ, और इससे आपका काम चल जाता है। तो ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने जो भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।